हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहिंदर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल पार्ट 5 अक्षांश और देशांतर रेखाएं। फ्रेंड्स, अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर आधारित। फ्रेंड्स, इससे पहले हम आपके लिए 4 पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये टीजीटी आर्ट्स और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फ्रेंड्स, लगभग सभी क्वेश्चनों को कवर किया गया है। 100% क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो ये कहलाता है 180 डिग्री देशांतर। समय की थोड़ी कमी है फ्रेंड्स, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ग्रीष्म आयनांत कब होता है? तो ये होता है 21 जून को। गर्जती चालीसा क्या है? तो ये है दक्षिण गोलार्ध की तेज गति की पछुआ हवा। जिसने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो गर्जता चालीसा, गर्जता 50 और गर्जता 60 ये सभी दक्षिण गोलार्ध की तेज गति से चलने वाली हवाएं हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, ये है 180 और देशांतर कितने हैं? वो हैं 360। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा गुजरती है? तो फ्रेंड्स, ये गुजरती है अफ्रीका से। अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है? तो अक्षांशों को आपने अक्सर सुना होगा, अंश में मापा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को उत्तर आयनांत होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है 21 जून को। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी आयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो वो ये होती है ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी अयनात के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? दोबारा से क्वेश्चन आ गया, होती है ग्रीष्म ऋतु। आयनन तथा विषुव के संबंध में कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स, 21 मार्च भूमध्य रेखा, 21 जून कर्क रेखा तथा 22 दिसंबर मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। विषुवत वृत्त डैश अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये 0 डिग्री को दर्शाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच को किस नाम से जाना जाता है? जब दो रेखाएं खींची जाती है उनके बीच जो गैप होता है उसको गोर कहते हैं, गोरे कहते हैं। जिसने ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से पढ़ा है उसको इन सब चीज़ों का ज्ञान है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? अक्सर पेपरों में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। तो ये होती है 111 किलोमीटर। मकर रेखा दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली तथा फिलीपींस में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स, ये नहीं गुजरती है फिलीपींस से। अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली से ये गुजरती है। कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो ये है फ्रेंड्स सिंगापुर। कई बार मैंने एक क्वेश्चन को देखा है एग्जाम में। भूमध्य रेखा केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा इन ये जो दिए हुए हैं केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इनमें से किस से होकर नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स, ये गुजरती है मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? फ्रेंड्स, मतलब पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो ये घूम लेती है 15 डिग्री। 16 सही 1/2 अंश दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दक्षिण ध्रुव आर्कटिक वृत्त। आपको पता है कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। उससे ऊपर चले जाओ, एक और रेखा है मुख्य रेखा, 66.5 डिग्री भी कहते हैं इसको। तो उसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव आर्कटिक वृत्त। 66.5 अंश उत्तरी लाभ अक्षांश क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वृत्त। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है? तो यूरोप से कौन सी गुजरती है अक्षांश रेखा? मुख्य है जो, वो गुजरती है आर्कटिक वृत्त। किस यमोत्तर पर मध्य रात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे? तो 180 डिग्री पूर्व।
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, ये होती है 111 किलोमीटर। फ्रेंड्स एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो ये की होती है 111 किलोमीटर। 90 अंश दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कर्क रेखा। विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहते हैं अक्षांश रेखाएं या अक्षांश। वर्ष के किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव आर्कटिक वृत्त के बीच वाले कटिबंध क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं शीतोष्ण कटिबंध। पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है 23.5 डिग्री अंश दक्षिण अक्षांश क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मकर रेखा। प्रमुख यमोत्तर प्राइम मेरिडियन का क्या मान है? जो प्राइम मेरिडियन है, जिसको हम टाइम रेखा भी कहते हैं, उसका क्या मान होता है? तो ये है 0 डिग्री। यही रेखा दूसरी तरफ कहते हैं उसको 180 डिग्री। कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? केवल कर्क रेखा एशिया से होकर गुजरती है, अन्य कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूम ले जाती है? पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूम जाती है? तो ये घूमती है 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी। अगला प्रश्न है पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूम जाती है? दोबारा से प्रश्न आ गया फ्रेंड्स। तो ये घूमती है 4 मिनट में, आपको मैंने बताया अभी। हमारा अगला प्रश्न है विषुव तब होगा जब सूर्य ऊर्ध्वाधर डैश के रूप में होता है? तो ये भूमध्य रेखा पर। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो वर्ष में ये 2 बार चमकता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो पीछे भी हम बात कर चुके हैं, 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर। 21 जून को शीतकालीन अयनांत सोल्स्टिस डैश गोलार्ध में होता है? तो ये होता है दक्षिण गोलार्ध में। विश्व दिवस क्या होते हैं? तो ये होते हैं जब दिवस और रात्रि एक बराबर होते हैं, तो उसे विषुव दिवस कहते हैं। हमारा अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमारा पहला ही प्रश्न है आपके लिए क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला प्रश्न सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो फ्रेंड्स ये है एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर ये सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 44,57,09,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। पृथ्वी को क्षितिज के समानांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका आसान सा जवाब है फ्रेंड्स अक्षांश रेखाएं। हमारा अगला प्रश्न है रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह से स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स 4 मिनट का। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी 2 निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है?
तो फ्रेंड्स ये होता है 4 मिनट का। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसके जो समान लंबाई है इसको कहते हैं शरदकालीन विषुव। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, शरदकालीन विषुव। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री पर स्थित है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, मानक मध्याह्न रेखा। तो फ्रेंड्स ये है भूमध्य रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्रधान मध्याह्न रेखा, रेखांश, कर्क रेखा, अक्षांश, भूमध्य रेखा, अक्षांश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा डी ऑप्शन, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी विकल्प यहाँ पर सही दर्शा रहा है ये। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बार बराबर भागों में बांटती है? कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो ये है विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? दिनांक रेखा 4 ऑप्शन हैं, विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये है 180 डिग्री देशांतर। हमारा अगला प्रश्न है, उपोषण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस 40 लिफ्टीज, स्क्रीचिंग 60s, हॉर्स लैटिट्यूड्स। तो ये है फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉर्स लैटिट्यूड। अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है ये। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उष्ण कटिबंध। हमारा अगला प्रश्न है, डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो डोलड्रम नाम सुना होगा आपने, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण, 25 से 35 उत्तरी तथा दक्षिण, 35 से 45 उत्तरी तथा दक्षिण। तो फ्रेंड्स ये है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में जो भी क्षेत्र है उसको हम डोलड्रम कहते हैं। विषुवत रेखा के जो 5 डिग्री ऊपर है, जो 5 डिग्री नीचे है, उस क्षेत्र में वायु दबाव का क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र में धरातलीय पवन नहीं चलती क्योंकि इस ओर जाने वाली पवन इनकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं ही पाई जाती हैं। वायुमंडलीय दशाएं शांत होने के कारण इस कटिबंध को डोलड्रम या शांत क्षेत्र भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों का पर त्वरण की अपेक्षा कम है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक है, ध्रुवों पर त्वरण के बराबर है, पृथ्वी के अभिकेंद्री त्वरण पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कर्क रेखा है वो पाकिस्तान से नहीं गुजरती है, इन अन्यों से गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो ये मैक्सिको से नहीं गुजरती है फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है?
उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अफ्रीका। इनसे होकर जो भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो अक्षांश और देशांतर पर। आज मैं इसको एक्सप्लेन कम कर पाया, लेकिन फिर भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।